सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है, अरे ओ करमजली, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहेगी। माँ जी, बस रसोई का काम खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए खाना लेकर ही आने वाली थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में खाना लेकर आ जा। सपना फटाफट रोटियां बनाकर अपनी सास के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है, पर जल्दी की वजह से सपना से एक रोटी जल जाती है। अब जैसे ही सुमित्रा जली हुई रोटी देखती है, वो सपना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जैसा तेरा रंग है ना काला, वैसे ही तूने रोटी भी जलाकर काला कर दिया है। अरे कल मुही, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया है क्या घर का? अरे अगर हमें पहले ही बोल देती कि तुझे घर का कोई काम नहीं आता, फिर हम तुझे इस घर की बहू ही नहीं बनाते। एक तो तेरे उस बुढ़े बाप ने दहेज के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से अपनी काली बेटी हमारे सर पे मार दी, जिसे घर का कोई काम सही से करने ही नहीं आता। माँ जी, आपको लेट काम पसंद नहीं, बस इसी वजह से जल्दी के चक्कर में एक रोटी जल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी कल्लो रानी बहू, गलती की माफी नहीं बल्कि सजा होती है, और अगर मैंने तुझे तेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया तो तू आगे जाकर बहुत बड़ी गलती करेगी। इतना बोलकर सुमित्रा पास में रखा डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। अब इसी तरह से बेचारी गरीब सपना अपना रंग काला होने की वजह से अपने पति और सास की खड़ी खोटी सुनती है। ना तो उसे उसकी सास से किसी भी तरह का कोई सुख मिलता और ना ही पति से। ऐसे ही एक दिन, विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कल आपको एक लड़की के साथ कार में घूमते हुए देखा। आप घर से ये कहकर जाते हैं कि आप काम पर जाते हैं, पर मुझे शक है कि आप काम पर ना जाकर किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। ओह, तो अब तू मुझ पर नजर रखने लगी है, जासूसी करती है। नहीं विनोद जी, वो तो कल मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो आपकी कोई कस्टमर या बॉस है, पर आप उनके साथ जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, देखकर ऐसा लगा मानो जैसे आपका और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। देख, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं और तू मेरे साथ मेरी बीवी बनकर इस घर में पड़ी रहे, तो अपना मुंह, दिमाग और आंख बंद करके रखा कर। खबरदार अगर तूने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर उस लड़की के साथ, बोल क्या कर लेगी? विनोद जी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तू मेरी पत्नी है। अरे मुझे एक अमीर लड़की चाहिए थी, गोरी चिट्टी, जो मेरा ख्याल रख सके, जिसे मैं कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकूं। पर मुझे बीवी के रूप में तू मिली। तेरे रंग की तरह तेरा काला साया मुझे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। विनोद सपना को खड़ी खोटी सुना ही रहा होता है कि ये सारी बात उसकी माँ सुमित्रा सुन लेती है। अपनी माँ को कमरे के बाहर देख विनोद के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को सफाइयाँ देने लगता है। माँ, आपने जो भी सुना वो सब सच नहीं है। ये तो बस मैं सपना को सुनाने के लिए बोल रहा था। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। अरे लल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ इस कलमुही से। तेरे बाबूजी के जो कारनामे थे, उन सबको हम क्यों भुगते? खुद तो आराम से भगवान के पास चले गए हैं हमारे सर पे ये काली बहू को छोड़कर। और तेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा है ना, तो उसी लड़की से शादी कर लेता। क्या माँ, आप सच कह रही हो? आपको मेरे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं सच में कोमल से शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं? अगर लड़की गोरी और अमीर है तो। माँ, फिक्र मत करो, कोमल बहुत गोरी और अमीर है। उससे शादी करने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है। पर मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन नहीं ला सकते। तो फिर तुम चली जाओ, तुम्हारे जाने के लिए इस घर के दरवाजे खुले। गेट आउट। इस तरह से बहुत जल्द विनोद कोमल नाम की गोरी और अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। कोमल आते ही सपना को घर से बाहर निकाल फेंकती है। मेरी प्यारी गरीब काली सौतन, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए
फटाफट अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। क्यों विनोद और मम्मी जी? अरे करम जली कहीं की, मेरा मुंह क्या देख रही है, निकल इस घर से। इस तरह से सुमित्रा, विनोद और कोमल मिलकर सपना को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। क्योंकि कोमल काफी अमीर थी, इसलिए उसका घमंड भी काफी बड़ा था। वो अपनी मर्जी से घर में आती और जाती और घर का कोई काम नहीं किया करती। अब सुमित्रा को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो घर के काम करके परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक रात 3 बजे कोमल पार्टी करके घर आती है तो सुमित्रा कोमल से कहती है, कोमल बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, ये तेरा ससुराल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दिन रात यहाँ वहाँ पार्टी करने जाएगी। तू इस घर की बहू है और घर की बहू होने के नाते तू इस घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं कब तक इस घर को अकेले संभालूंगी? मेरी बूढ़ी सासू माँ, आपकी जिस गरीब काली बहू ने आपकी इतनी इज्जत करी, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या किया उसके साथ? उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? इसीलिए जैसे वो सपना घर के काम करती थी, वैसे अब आप इस घर के काम करो और अब से मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? कोमल का असली रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बहू सपना की याद आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने किए पर पछताने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर विनोद को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, कोमल, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही विनोद, बल्कि इस घर से तुम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। ऐसे ही मैं अमीर नहीं हुई हूँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अमीर हुई हूँ। तुम जैसे न जाने कितने लड़कों से मैंने शादी करी और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने। धोखेबाज लड़की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया, उसे इस घर से धक्के मारकर निकाला और तुम हमें ही हमारे घर से निकाल रही हो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों माँ बेटों को जो करना है कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो उस मासूम सपना का नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा। चलो अब निकलो इस घर से। इस तरह से कोमल अपनी सास और पति को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद विनोद और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिलती है और वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। शीला अपनी अपाहिज बहू रजनी के साथ रहा करती थी। क्योंकि रजनी अपाहिज थी, इसलिए उसका पति अशोक उसे जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उसे उसके इस अपाहिजपन के लिए ताने दिया करता था। पता नहीं तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि जब वो लोग तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए तो उन्होंने तुम्हें अपाहिज देखने के बाद तुम्हारा रिश्ता मुझसे पक्का कर दिया। देखिए अशोक जी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी लड़की चाहते थे जो आपके लायक हो, पर आपको मुझ जैसी अपाहिज मिल गई। पर अशोक जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं? सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती तुम? क्यों हो अब तक इस घर में? अशोक रजनी को खरी खोटी सुनाई रहा होता है कि तभी वहाँ शीला आ जाती है और अशोक की ऐसी बातें सुनकर अशोक को एक थप्पड़ लगाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बहू से इस तरह से बात करने की? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तू है। ना तो तू इस घर की जिम्मेदारी को उठा सकता है और ना ही मेरी बहू की, इसीलिए तू यहाँ से चला जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसी बात है माँ तो तुम अपनी अपाहिज बहू के साथ ही रहो इस घर में। मैं जा रहा हूँ इस घर से। इतना बोलकर अशोक घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामान लेकर जाने लगता है। ये सब देखकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और वो व्हीलचेयर पर बैठी बैठी अशोक को रोकने की कोशिश करती है। देखिए अशोक जी, मेरी किए की सजा माँ जी को मत दीजिए। इस घर को, मुझे, माँ जी को आपकी जरूरत है। अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक बार तो माँ जी के बारे में सोचिए। बहुत सोच लिया मैंने दूसरों के बारे में, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। नहीं अशोक जी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी देखो ना, अशोक जी जा रहे, इन्हें रोक लीजिए माँ जी। जाने दे बहू, अगर ये हमसे जितना दूर रहेगा उतना ही हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है
और एक बात तो मेरी ध्यान से सुन ले, इस घर में तुझे मैं लेकर आई हूँ, किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आज जिंदगी में पहली बार आपने अपाहिज के लिए मुझ पर हाथ उठाया, और आज जब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ तो भी आप इस अपाहिज का ही साथ दे रही हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जब आपका बेटा आपसे दूर होगा तब आपको आपके बेटे की कदर होगी। इस तरह से अशोक अपनी माँ और अपनी अपाहिज बीवी को उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। शीला का घर अशोक के ही बदौलत चल रहा था, पर अशोक के जाने के बाद शीला की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से शीला सही समय पर अपनी दवाई नहीं ले पाती और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। माँ जी, ये आपकी आज की आखिरी दवाई है। आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम आपके लिए दवाई ला सके। अरे बहू, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अगर कुछ दिनों तक दवाई नहीं लूंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ रही हूँ। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले अपने लिए दवा लेकर आऊंगी। काश कि माँ जी मैं आपकी कोई मदद कर पाती। इतना बोलकर रजनी रोने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शीला को घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। बहू, अब हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब नौकरी मिल चुकी है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ जी आपकी सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी और आपकी दवाइयाँ तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आखिर आप दवाइयाँ कैसे लेंगी? अरे बहू, तू फिर से टेंशन लेने लग गई क्या मेरी? मैंने कहा ना कि 1 महीने की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू टेंशन लेना बंद कर। शीला के समझाने पर रजनी अपनी सास की टेंशन लेना कम कर देती है और इसी तरह से 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीला काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी पड़ोस का एक बच्चा रजनी के पास आता है। रजनी आंटी, मेरी माँ कहती है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे ये सवाल समझा दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें सारे सवाल समझा दूंगी और कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई में तो मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर रजनी उस बच्चे को पढ़ाने लगती है। रजनी का पढ़ाया हुआ उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ रजनी से आकर बात करती है। रजनी, तुमने पता नहीं एक दिन में मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया। अब वो जिद पर अड़ गया है कि तुम्हारे पास ही ट्यूशन पढ़ना है उसे, पर तुम तो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। आंटी, आप तो जानती है ना कि मैं अपाहिज हूँ, कोई भी काम सही से नहीं कर सकती, बस इसीलिए मेरे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। पर आप अपने बच्चे को भेज देना, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी और मेरा थोड़ा मन भी लगा रहेगा। घर में अकेले अकेले बैठकर बोर हो जाती हूँ। बुरा मत मानना रजनी बेटा, पर ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। भले ही तुम विकलांग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में खाली पड़ी रहती हो, तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? इससे तुम्हारी भी थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। उस औरत की बात रजनी को बहुत अच्छी लगती है और वो अब बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे रजनी के पास कई सारे बच्चे आने लगते हैं। अब रजनी बच्चों को पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई करने लगती है। पर एक दिन शीला की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती। रजनी सभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई रही होती है कि तभी अचानक से शीला को खून की उल्टियाँ होने लगती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? अपनी माँ जी को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाऊँ, क्या करूँ? माँ जी होश में आइए। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जरूर जाऊंगी। मैडम, आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूँ। इस तरह से वो बच्चा अपने पापा को बुला कर लाता है। अब सभी लोग मिलकर शीला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रजनी से कहते हैं, देखिए, आपकी सास को फूड पॉइजनिंग हुआ है और शायद आपकी सास से समय पर अपनी दवाई भी नहीं ले रही हैं। बस इस वजह से उन्हें खून की उल्टी हुई है। अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए आपको हॉस्पिटल की फीस जमा करनी होगी, जो 1 लाख है। क्या 1 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे रजनी बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम हमारे बच्चे की गुरु हो और हम सबका फर्ज बनता है कि तुम्हें तुम्हारी गुरु दक्षिणा दी जाए। इसीलिए हम सभी मोहल्ले वाले मिलकर तुम्हारी सास का इलाज करवाएंगे और तुम अपने पैसे बच्चों की फीस में कटवाती रहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरे साथ न होते तो शायद मेरी सास की जान नहीं बच पाती और मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी सास के ठीक होते ही मैं आप सबका 1-1 रुपया चुका दूंगी। रजनी, धन्यवाद कहकर तुम हमें छोटा मत करो। मोहल्ले वाले होते ही इसलिए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके
और वैसे भी तुमने बहुत दुख देखा है, अब और नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से रजनी की मदद उसके मोहल्ले वाले करते हैं। बहुत जल्द शीला ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद दोनों सास बहू मिलकर धीरे धीरे सभी मोहल्ले वालों को उनके पैसे लौटा देती हैं। एक छोटे से गांव में हरिया अपनी बीवी नैना के साथ रहा करता था। हरिया जितना भोला था उतनी ही तेज नैना थी, पर फिर भी हरिया नैना को घर पर रुकने के लिए बोलता था और खुद बाजार में पकोड़े बेचा करता था। हरिया जहाँ पकोड़े बेचा करता था उसके ठेले के ठीक सामने एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक रामू हरिया से नफरत किया करता था, क्योंकि इतना बड़ा ढाबा होने के बाद भी रामू का ढाबा हरिया के पकोड़े के सामने कम चला करता था। ऐसे ही एक दिन लगता है आज वो हरिया का बच्चा छुट्टी पर है, जभी तो अब तक वो अपना ठेला लेकर नहीं आया पकौड़े बेचने के लिए। मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी भी मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला ना लगाए, उसकी वजह से मेरा ढाबा नहीं चलता। रामू ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हरिया अपना ठेला लेकर आ जाता है और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगता है। हरिया को पकोड़े बनाता देख रामू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में हरिया के पास आकर उससे बोलता है, क्यों रे हरिया, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? सच में इतना भोला है या सिर्फ भोला होने का नाटक करता है? जब तक तू अपना ये सड़ा सा ठेला लेकर नहीं आया था, सारे ग्राहक तब तक मेरे ढाबे में आकर खाना खा रहे थे, पर तेरे आते ही मेरे सारे ग्राहक तेरे ठेले पर आकर खड़े हो गए, तेरा ये घटिया और सस्ते पकौड़े खाने के लिए। देख हरिया, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अपना पकौड़े का ठेला लेकर कहीं और चला जा। मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरी जगह है, मैं बरसों से यहीं पर पकौड़े बेच रहा हूँ। आपका ढाबा अभी कुछ महीनों पहले खुला है, आप कहीं और जाइए। हरिया की बात सुनकर रामू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी लोग हरिया के पकोड़े खाने आते हैं और कोई भी ढाबे में नहीं जाता। ये देखकर एक दिन रामू कुछ गुंडों को बुलाता है और उन्हें पैसे देकर उनसे बोलता है, मुझे कल इस हरिया का ठेला अपने ढाबे के बाहर नहीं चाहिए, और ना ही ये हरिया। इसीलिए तुम लोग आज रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाएगा, तब इसके ठेले को तोड़ देना और इसके सारे सामान को भी तहस नहस कर देना। अब बस हमारी जेब गरम करते रहो, उस हरिया को तो हम अच्छे से ठंडा कर देंगे। इस तरह से रामू अब शाम होने का इंतजार करता है। रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाने के लिए निकलता है, तभी कुछ गुंडे हरिया को घेर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही वो गुंडे हरिया का ठेला और उसका सामान भी तहस नहस कर देते हैं। अब बेचारा घायल अवस्था में जैसे तैसे हरिया घर पहुंचता है। हरिया की हालत देख हरिया की बीवी नैना हरिया से बोलती है, अरे क्या हुआ, आपकी हालत किसने की? पता नहीं नैना, पर जब मैं घर में आ रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरी खूब पिटाई की। उसने हमारा ठेला, कढ़ाई और पकौड़े बेचने के सारे सामान तोड़कर फेंक दिए। हमारे पास वो इकलौती कढ़ाई थी जिसमें मैं पकौड़े बनाकर बेचा करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हो ना हो ये काम उस रामू का ही है। उस रामू को तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी, पर उससे पहले कल सुबह होते ही आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे दवाई लेने के लिए। इस तरह से अगली सुबह नैना हरिया को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेकर घर पहुंचती है। हरिया घर में आराम कर रहा होता है और नैना हरिया को सुलाकर रामू के पास जाती है और उससे बोलती है, क्यों रे रामू, तुझे क्या लगा तू मेरे पति को गुंडों से पिटवाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरे पति से कितना जलता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस जलन को बुझने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये कि तू मेरा कर भी क्या लेगी। दूसरी बात ये कि तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने ही तेरे पति को गुंडों से पिटवाया है? नहीं ना। जिस दिन तेरे पास सबूत हो उस दिन आकर तुम मुझसे बहस करना जी। हाँ, अभी यहाँ से जा, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। आइए आइए, मेरे ढाबे में सस्ता खाना खाइए जी, जी भर के खाइए, सिर्फ 100 रुपए प्लेट। इस तरह से नैना वहाँ से चली जाती है और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था देखकर उसे रात भर नींद नहीं आती और वो मन ही मन सोचती है,
हरिया जी की तबीयत ठीक नहीं है और अब तो ठेला भी नहीं है और दोबारा से पकोड़े का काम शुरू करने का मतलब है 10 से 20 हजार का खर्चा। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह कहीं काम का पता करके आती हूँ। जब तक हरिया जी घर में है तब तक मैं ही कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। ये सोचकर अब नैना अगले दिन काम की तलाश में जाती है, जहाँ वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो अपने कंधे पर एक भारी थैला लिए चल रही होती है। उसके लड़खड़ाते कदम देखकर नैना उसे संभालती है और उसके कंधों से वो थैला लेकर उसे बोलती है, माँ जी, आपका थैला तो बहुत भारी है, पर आप इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगी। बेटा, इसमें मेरे बर्तन हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इन बर्तनों को बेच दूं। बस इसीलिए बर्तन की दुकान पर जा रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। इस तरह से नैना उस बूढ़ी औरत को बर्तन की दुकान पर छोड़ देती है और बूढ़ी औरत अपनी थाली में से एक कढ़ाई निकालकर नैना को देती है। नैना भी आशीर्वाद समझकर उस कढ़ाई को रख लेती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब भी नैना एक ही चीज सोच रही होती है, आखिर वो अपना घर कैसे चलाए। तभी उसे गांव में एक शोर सुनाई देता है और शोर की आवाज सुनकर नैना बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी चम्मच से टाल पीट रहा है और सबसे बोल रहा है, कल ठाकुर जी के घर पर एक प्रतियोगिता है जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपनी रेसिपी बनाकर ठाकुर जी को खिला सकता है और ठाकुर जी को जिसकी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी ठाकुर जी उन्हें आजीवन के लिए नौकरी देंगे। साथ ही उनके परिवार की देखभाल और खाना पीना भी ठाकुर की तरफ से होगा। अरे वाह, ये तो एक सुनहरा मौका है। मुझे इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे और हरिया जी जैसा पकोड़े बनाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं कल ही इस प्रतियोगिता के लिए पकोड़े बनाकर ले जाऊंगी। अब तो मेरे पास कढ़ाई भी है। ये सोचकर नैना घर जाती है और बुढ़िया की दी हुई कढ़ाई पर वो आलू के और गोभी के पकोड़े बनाती है। पकोड़े दिखने में काफी सोने की तरह मालूम पड़ते हैं, पर फिर भी नैना पकोड़े पर ध्यान ना देकर प्रतियोगिता पर ध्यान देती है। और जब हरिया पकोड़ों को खाता है तो वो नैना से बोलता है, अरे नैना, कैसे पकौड़े बना रही हो? ये पकौड़े हैं या सोना? और वैसे भी ये देखने में सोने के पकौड़े ही लग रहे हैं और खाने में भी नहीं हो रहा। हरिया की बात सुनकर नैना पकोड़े को देखती है और वो देखती है कि उसने जितने भी पकोड़े बनाए हैं वो सच में सभी सोने के हैं। अब क्या था, नैना समझ जाती है कि उस बुढ़िया ने उसे कोई साधारण कढ़ाई नहीं दी। अब नैना सोने के पकोड़े को ले जाकर बेच देती है और इस तरह से बहुत जल्द नैना अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेती है। और ठीक होते ही हरिया उसी ढाबे के सामने अपना एक छोटा सा पकोड़े का दुकान खोलता है। हरिया की तरक्की देखकर रामू की जलन और बढ़ जाती है और उसे नैना की बात याद आती है। मैंने जितना सोचा था, इसकी बीवी तो उससे भी कई ज्यादा चालाक निकली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसकी दुकान के सामने अपना ढाबा चलाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊं। इस तरह से रामू अपना ढाबा बंद करके दूसरी जगह चला जाता है और नैना घोड़े बेचकर दिन दुगनी रात चौगनी करती है। साथ ही वो गरीब लोगों की मदद करती है और रामू जैसे अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ती है।